हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा एंड 31 ऑफ जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। गाइज, सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है जिसको आपको एंड तक देखना है। और जितने भी न्यूज़पेपर्स आते हैं, चाहे वो द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मैन, टाइम्स ऑफ इंडिया, राज्यसभा की डिबेट्स या पीआईबी की रिपोर्ट, सब चीज़ यहाँ पर करंट अफेयर्स में कवर की जाती है। तो आपने एक बार करंट अफेयर्स इस लेक्चर को एंड तक देख लिया तो आपको कहीं से भी करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। इंग्लिश हिंदी दोनों में ये करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आज जो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, और जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 जो हम लोग को सिविल सर्विसेज में देखने को मिलता है, यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग न्यूज़ को भी कवर करते हैं। तो ये पूरे टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं गाइस कि आप इस फेसबुक की इस आईडी पर जाकर आप मुझे सर्च कर सकते हैं कमलाक्ष झा, और ये कमलाक्ष.झा करके मेरी आईडी है फेसबुक की, और यहाँ पर आप सर्च कीजिएगा तो मैं आपको मिल जाऊँगा और यहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ये अपना चैनल है टेलीग्राम का, झा_सर, इसको आप सर्च करेंगे तो आप चैनल पर ऐड हो जाएंगे। और चेक कर लीजिए ये वाला जो चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो कर लीजिए। अब से यहीं पर ही, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर ही रेगुलरली करंट अफेयर्स के मेरे लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा मैं। एंड बेल आइकन पे हिट कर लीजिए अगर आपने हिट नहीं किया है तो, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो हर एक नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको टाइम पर मिल जाएगी। अब देखिएगा, इस पेपर 1 की पहली न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, हुरिकेन्स। अक्सर प्रीलिम्स में पूछा जाता है। ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस हुरिकेन से रिलेटेड बनते हैं। अभी यूनाइटेड स्टेट्स के टेक्सास में हुरिकेन्स देखने को मिले थे, तो इसलिए टॉपिक न्यूज़ में आया था। देखिए, हुरिकेन्स जो होते हैं वो काफ़ी विशाल होते हैं, काफ़ी लार्ज होते हैं और ये घूमते हैं, राइट। इसकी रफ्तार भी काफ़ी तेज़ होती है। 119 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलते हैं, यानी कि इसकी विंड की जो स्पीड जो ये प्रोड्यूस करते हैं, यानी हवा जो इसमें हम लोग को देखने को मिलती है हुरिकेन्स के दौरान, 119 किलोमीटर प्रति घंटे की। आप सोच सकते हैं कितनी तेज़ रफ्तार होगी विंड की। और इसी रफ्तार के कारण ये डिस्ट्रक्शन बहुत पहुंचाते हैं। जहां पर भी हुरिकेन हिट करता है वहां पर डिस्ट्रक्शन बहुत हम लोग को देखने को मिलता है। जो समुद्र का गर्म पानी जो होता है ना, वार्म वाटर, तो वहां पर ये इनका फॉर्मेशन होता है हुरिकेन्स का, राइट। अब देखिए, कुछ चीजें ऐसी भी पूछ ली जा सकती हैं इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड कि सेंटर में जो है वो हुरिकेन्स के क्या होता है। तो याद रखिएगा, आई, इसके सबसे सेंटर में जो चीज होती है, जो आपको सर्कल, जो गोला दिखाई दे रहा है ना, गोला, होल जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड आई। इसको आई कहते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं कि आई क्या है, तो आई वो सेंटर में होल जो हम लोग को इस तूफान के देखने को मिलता है। यहाँ पर विंड जो होती है, हवा जो होती है, वो काफ़ी कम होती है। हवा कम क्यों होगी? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मोड नहीं देखने को मिल रहा है हवा का। अब यहाँ पर इस तरफ आप देखिए तो इस तरफ कंटिन्यूसली हवा आपको दिखाई दे रही है ना, तो इस तरफ तो हवा ज़्यादा होगी, बीच में हवा नहीं होगी क्योंकि होल है ना, एक वैक्यूम टाइप का हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर हल्के फुल्के क्लाउड्स वगैरह होते हैं, कभी कभी थंडर स्टॉर्म यानी कि बिजली वगैरह भी चमक जाती है यहाँ पर। और ज़्यादातर हम लोग को देखने को मिलता है कि यहाँ पर स्काई जो होता है वो हल्का फुल्का क्लाउडी होता है या फिर क्लियर ही होता है, क्योंकि हॉलो है ना पूरा, यानी कि आप देख सकते हैं ऊपर इसके, यानी कि एक मतलब वैक्यूम टाइप का रहता है ये, ठीक है। यानी कि वहाँ पर कुछ नहीं होता ज़्यादा। वैक्यूम, एग्जैक्टली वैक्यूम नहीं बोलेंगे, एकदम वैक्यूम नहीं है। वैक्यूम अलग चीज़ होती है जहाँ पर एयर वगैरह बिल्कुल भी नहीं होती। बट आपको समझाने के लिए कि एज कंपेरेटिवली यहाँ पर जो परिस्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, ना के बराबर। यानी कि यहाँ पर अगर 5% है तो यहाँ पर 100% है, इस प्रकार से, समझ रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। आई वॉल, आई वॉल किसको कहते हैं? तो ये वाला जो लेयर होता है ना आई की, इसको आई वॉल कहते हैं, इसको आई वॉल कहा जाता है। इसको रिंग ऑफ थंडर स्टॉर्म्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिजली वगैरह जो है वो कड़कती है, हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा जो तूफान जो होता है ये आई के अराउंड घूमता है, राइट। ये पूरा आई, ये बीच में सर्कल है ना, इसके अराउंड पूरा तूफान घूमता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस फोटो में भी, ठीक है। और ये तूफान की ऊपर से फोटो है, जैसे कि अगर आपने ये वाली फोटो देखी है तो इसके ऊपर से आप देखोगे तो ये वाला दृश्य आपको दिखाई देगा इस प्रकार का, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग इसके स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसके अलावा वॉल की अगर बात करें, जो मैं आपको बढ़ा रहा था वॉल, तो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है कि काफ़ी विंड जो होती है स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। यहाँ पर तो आई पर तो बीच में कुछ नहीं है, तो इसलिए विंड यहाँ पर नहीं है, बट यहाँ पर विंड जो होती है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और यहाँ पर रेन, वर्षा भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा रेन बैंड्स की बात करें तो ये क्लाउड्स वगैरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलते हैं। ये वाला जो एरिया, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो यहाँ पे, ये पूरा रेन बैंड्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये पूरा एरिया। ये तो आउटर लेयर जो है वो आई की ये है, जिसको आई वॉल हम लोग बोलते हैं, और ये पूरा जो है वो रेन बैंड्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरा रेन बैंड है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को वर्षा देखने को मिलती है, नाम सीजन में आ रहा है रेन बैंड्स, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है, क्लाउड्स वगैरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, हम लोग को देखने को मिलते हैं, बिजली वगैरह हम लोग को देखने को मिलती है, टॉर्नेडोज़ वगैरह यहाँ पर हम लोग को बहुत देखने को मिलते हैं, टॉर्नेडोज़, है ना, यानी भवंडर वगैरह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं।
अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो तूफान है ये हुरिकेन में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एक छोटा हल्का फुल्का तूफान इतना भारी विशाल कैसे बन जाता है और उसकी स्पीड ऐसी कैसे तेज हो जाती है। तो सबसे पहली समझने की बात यह है कि तूफान ज़्यादातर कहाँ पर बनते हैं, ज़्यादातर क्या ऑलमोस्ट सभी तूफान कहाँ पर बनते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि तूफान कहाँ पर बनते हैं, स्टॉर्म कहाँ पर फॉर्म होते हैं। तो आपका आंसर सिर्फ ये होना चाहिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, क्योंकि ये जो एरिया है इसको हम लोग ट्रॉपिकल जोन कहते हैं और यहीं पर ही तूफान बनते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, सिंपल सा लॉजिक है, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि आपने वो पढ़ा ना एनसीईआरटी में कि जो सन जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही ओवरहेड होता है। आपने वो समर सॉलिस्टिस विंटर सॉलिस्टिस पढ़ा होगा कि जिस समय सन जो है वो इस एरिया से रिटर्न करता है। एक्चुअली में सन रिटर्न नहीं करता, क्योंकि हमारी धरती जो है वो सन के क्योंकि सन तो घूमेगा नहीं, सन एक ही जगह पर है, बट हमारी धरती जो है वो एक्सिस पर घूमती है अपने, राइट, यानी कि सन जो है सूर्य जो है वो उसके चक्कर लगाती है इस प्रकार से। तो एक्सिस कुछ इस प्रकार की कि ये ऊपर नीचे जाती है, यानी कि ऊपर नीचे हमारे ये एक्सिस देखने को मिलता है। तो इसमें ऐसा लगता है कि सन जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि सन ईस्ट से निकलता है वेस्ट पे जाके ढल जाता है, राइट। तो बट एग्जैक्टली सन तो जा नहीं रहा है, धरती घूम रही है। तो ये कंसेप्ट वैसा ही है। तो इसमें आप वो तो हालांकि बेसिक आपको पता होगा, बट फिर भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आप लोग को पता होनी चाहिए, उसके लिए मैंने रिवाइज करा दिया, ठीक है। तो ये समर सॉलिस्टिस विंटर सॉलिस्टिस का आपको पता है कि पूरा कि यहीं पर ही इस एरिया पर ही हम लोग को सन ओवरहेड देखने को मिलता है। अब जब यहाँ पर सन है तो सन क्या करेगा, पानी को गर्म करेगा। पानी को गर्म करेगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन की प्रोसेस, और आपको पता है कि वहाँ पर बनते हैं क्लाउड्स। और उससे पहले जब ये इवेपोरेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, हवा जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। हम लोग बोलते हैं ना कि वार्म एयर जो होती है, गर्म हवा जो होती है ऊपर चली जाती है, ठंडी हवा नीचे जाती है, गर्म हवा लाइट होती है इसलिए ऊपर जाती है। तो जब ये गर्म हवा ऊपर जाती है तो हवा क्या हो रही है, विंड का मूवमेंट हो रहा है, और धीरे धीरे करके विंड के मूवमेंट के चलते यहाँ पर भवंडर बनते हैं, क्योंकि यहीं पर ही तो पूरी एक्टिविटी हो रही है ना, गर्माहट की इवेपोरेशन की पूरी एक्टिविटी यहीं पर ही एक्सट्रीम पर हम लोग को देखने को मिल रही है। तो भवंडर कहाँ पर होंगे, स्टॉर्म्स कहाँ पर होंगे, इसी एरिया पर। तो हमेशा याद रखना कि ये जो भवंडर होते हैं ये सिर्फ इसी एरिया पर हम लोग को देखने को मिलते हैं, यहाँ वहाँ पर ऐसे वैसे जगह पर हम लोग को कुछ नहीं देखने को मिलते। समझ में आ रही है। तो ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए कि मतलब कि अगर स्टॉर्म्स पूछ लिया जाए कि स्टॉर्म्स कहाँ पर डेवलप होते हैं, तो याद रखिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, या फिर ट्रॉपिकल जोन पर। तो ये चीज़ हमने देखी इसके बारे में एक जनरल। तो यहाँ पर इसी ट्रॉपिकल एरिया पर डिस्टर्बेंस जब होना शुरू हो जाता है, जब गर्म पानी से जो क्लाउड्स वगैरह बनने लगते हैं तो हवा वगैरह जो होती है, तो उस बीच जब डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाता है तब धीरे धीरे करके हम लोग को देखने को मिलता है कि ये हवा जो है वो रोटेट होती जाती है और एक विशालकारी रूप जो है वो बना लेती है। और विंड की स्पीड जब 62 किलोमीटर पर आवर या उससे कम की हम लोग को देखने को मिलती है, तब उस समय ये रोटेशन जो है वो शुरू होना हो जाता है, यानी कि ये जो भवंडर है वो बनना शुरू हो जाता है। कभी कभी आपने ऐसे अपनी आंखों से भी देखा होगा, कई बार आप जनरली देखते होगे कि जब हवा चल रही होती है तेज, तो कभी कभी इस प्रकार का भवंडर जो है वो गोल गोल घूमता हुआ आपको नजर आ जाता है। आपने बचपन में भी देखा होगा जब बाहर खेलते होगे ज़्यादातर, राइट, धूल वगैरह में एकदम से नहीं मिल जाता, ग्राउंड वगैरह में हम लोग देखते हैं, तो वो ऐसे ही, ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना है हवा का, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। हल्का सा भी थोड़ा भी अगर कहीं पर डिस्टर्बेंस होता है तब उस समय ये फिनोमेना हम लोग को देखने को मिलता है। फिर उसके बाद फिर ये बढ़ बढ़कर जो है वो काफ़ी एक विशालकारी रूप ले लेता है, और जब ये 119 किलोमीटर प्रति घंटे की जब इसकी रफ्तार हो जाती है तब हुरिकेन ये हम लोग को देखने को मिलता है। सिंपल कंसेप्ट आपको ये ट्रॉपिकल्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट, उससे ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। और वार्म वाटर, गर्म पानी जो होता है वो स्टॉर्म्स को एनर्जी दे देता है, क्योंकि हवा जो है ऊपर हम लोग को देखने को मिल रही है, एयर जो है वो राइज हो रही है, ठीक है। जब एयर राइज हो रही है तो क्या हो रहा है, ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब इस एरिया पर हवा जो है वो शांत है, ठीक है, ये मान लेता हूँ ये हवा है, ये शांत है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि सूर्य के चलते पानी जो है वो, ये नीचे पानी है, गर्म हुआ, गर्म होने के चलते ये हवा जो शांत है ये क्या कर रहा है, पानी गर्म होकर ऊपर जा रही है विंड। तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो विंड है, यहाँ पर ये शांत विंड है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसमें हलचल होना तो शुरू हो जाएगी। क्यों हलचल होना शुरू हो जाएगी, ये एनर्जी दे रहा है, ये वार्म वाटर इसको एनर्जी दे रहा है। तो यही चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और इसके चलते, और ये एक और चीज़ आपको याद रखनी है, ये यूजुअली तब होता है जब वाटर का टेम्परेचर 79 डिग्री फ़ारेनहीट या 26 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, तभी हम लोग को ये हुरिकेन या स्टॉर्म वगैरह विशालकारी स्टॉर्म जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। और थंडर स्टॉर्म जैसे चल रहा है, भवंडर जैसे चल रहा है, एक कंसेप्ट और समझो कि वो रुकेगा कब। तो देखो गाइज, ये बादल हैं, अब बादल जो है गाइज अपनी बारिश वापस नीचे कर देंगे, तो जो एनर्जी जो होगी उस थंडर स्टॉर्म के अंदर वो लूज हो जाएगी, राइट, क्योंकि बारिश के थ्रू, कंडेंसेशन के थ्रू एनर्जी तो चली गई ना, एनर्जी कब आ रही है, इवेपोरेशन के थ्रू, राइट, बट कंडेंसेशन हुआ तो क्या हुआ, एनर्जी गई, तो थंडर स्टॉर्म रुक जाएगा। और ये अक्सर हम लोग को देखने को मिलता है कि यहाँ पर
जैसे ही ये लैंड मास पर आते हैं तो वैसे ही इनकी एनर्जी जो है वो लूज होना शुरू होती है। और बताया जाता है कि कई बार थंडर स्टॉर्म, कई बार क्या हर बार हम लोग को देखने को मिलता है कि थंडर स्टॉर्म जो होते हैं वर्षा लेकर आते हैं, बारिश लेकर आते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी होती है, और बट वो डिस्ट्रक्शन भी बहुत खतरनाक कर देते हैं। चलो एनीवेज, इसके बारे में एक चीज़ आपको बताऊँ। अब आओ एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि ये हुरिकेन्स के बारे में, जिससे कि पूरी चीज़ अच्छे से दिमाग में बैठ गया है। तो देखो, ये हुरिकेन जो है ये जाकर हिट कर रहा है टेक्सास पे, अभी ये हम लोग को देखने को मिला, इसने हिट किया था। और हुरिकेन्स इसी जगह पर बनते हैं, राइट। और देखो, मैंने आपको बताया था ये ट्रॉपिक्स जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके बीच पर जो है वो गर्माहट हम लोग को देखने को मिलती है, सूर्य की, जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है ना। इसके बाद देखो, पानी जो है वो गर्म होता है, पानी गर्म हो रहा है, पानी को जो है वो एनर्जी मिल रही है, और ऊपर वाली एयर को गर्म कर रहा है। अब वो साइड से एयर जो ब्लो होती है, फिर उसके कारण से डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है ना। ये जो है हवा जो आ रही है उस तरफ से, अफ्रीका की तरफ से, तो वो क्या करती है, डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट करने लगती है। अब इस बीच क्या हुआ, पानी जो है वो इवेपोरेट हो रहा है। पानी इवेपोरेट होने से क्या होता है, क्लाउड्स वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। पानी एक तो ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि गर्म पानी है, वो ऊपर राइज करता है। पानी राइज नहीं कर रहा है, नहीं कि पानी गर्म हो गया तो एयर मॉलिक्यूल जो है, इवोपरेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। हवा जो है वो गर्म हवा ऊपर की तरफ गई। और आपने क्लाउड्स अलग अलग प्रकार के देखे होंगे, निम्बस क्लाउड और इस प्रकार के क्लाउड। तो इसी प्रकार का ये बड़ा सा क्लाउड जो है वो बन जाता है, राइट। स्ट्रक्चर उसका काफ़ी विशालकारी हो जाता है, राइट। और उसके बाद आपको देख रहे होंगे, क्लाउड जब डेवलप होना शुरू होते हैं तो क्लाउड जो होते हैं वो रोटेट होने लगते हैं। ये देखो, क्लाउड रोटेट हो रहा है। ये पॉज किया मैंने आपको क्या समझाया था कि ये वाला जो एरिया है रेन बैंड्स का एरिया है। अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, रेन बैंड क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर क्लाउड्स रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक बातें? अब आगे देखते हैं। अभी आपको आई भी दिखाई देगी, ये देखो, ये आपको आई दिखाई दी बीच में, और ये होल जो आपको दिखाई दे रहा है वो आई है, उसके बगल वाला क्या है, आई वॉल है। और रेन बैंड्स आपने देखा मेरा, और स्ट्रक्चर से आपको क्लियर हो गया कि रेन बैंड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग को देखने को मिलता है कि बारिश, वर्षा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है, और इस प्रकार से जो है वो टॉर्नेडो डेवलप हो जाता है। और टॉर्नेडो देखो कितना विशालकारी होता है, 1000 माइल्स तक ब्रॉड हम लोग को देखने को मिलता है, और ऊंचाई में 10 माइल्स तक ये हम लोग को देखने को मिलता है। बहुत ही ज़्यादा विशालकारी होता है ये, और जाकर ये हिट कर देता है, और हिट करने के बाद बहुत बुरा डिस्ट्रक्शन वगैरह जो है वो क्रिएट कर देता है। हालत जो है वो खराब हो जाती है उस एरिया की, जिस एरिया पर ये हिट करता है, ठीक है। क्लियर है, बुरी बात है, कंसेप्ट क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो, कुछ बेसिक चीज़ नासा की वेबसाइट से मिली है। जैसे इस एरिया पर जो ये भवंडर वगैरह आते हैं उसको हम लोग साइक्लोन्स बोलते हैं। इस एरिया पर टाइफून जो है वो कहा जाता है। इस एरिया पर होरिकेन्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, इसको कहा जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक भयानक मोड़ जो है वो ले लेता है ना। तो ये चीज़ है। इंडिया में अभी साइक्लोन्स आए हुए थे, तो आपको साइक्लोन, होरिकेन, टाइफून, इसके बारे में पता होना चाहिए। बेसिक चीज़ें हैं जो कि प्रीलिम्स में अक्सर आ जाती हैं। क्लियर है यहाँ तक पूरी बातें? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, क्वेश्चन ये आ सकता है कि श्री शहीदी स्थान गुरुद्वारा कहाँ पर लोकेटेड है। तो लाहौर आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये लोकेटेड है। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है कि इस गुरुद्वारे को कन्वर्ट किया जा रहा है मॉस्क में, मस्जिद में। तो इसको लेकर जो हमारे इंडिया के अंदर सिख जो कम्युनिटी है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है इस डेवलपमेंट को लेकर, और उन्होंने अर्जी लगाई है सेंटर से कि पाकिस्तान से इस गुरुद्वारा के मुद्दे के बारे में चर्चा करें, बातचीत करें, राइट, और इस डेवलपमेंट को रोकें। अब देखो, आप इसको रिलेट कर सकते हो, जो राम टेम्पल जो अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, बाबरी मस्जिद का जो विवाद है, उससे रिलेटेड भी आप चीज़ों को कर सकते हो, क्योंकि पाकिस्तान में भी कुछ इस प्रकार की जो रिलीजियस प्लेस है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, राइट। तो क्योंकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान कुछ ना कुछ टैक्टिक्स तो करेगा ही, थोड़ी बहुत टेंशन क्रिएट करने की कोशिश तो करेगा ही, क्योंकि यहाँ पर बाबरी मस्जिद वाला जो इशू हुआ, तो वो ये सब चीज़ें चलती। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेंस में लिंक करने वाले, कि जो ये इंसिडेंट्स है इसको आप कैसे लिंक करेंगे। तो उसकी एनालिसिस भी आप लोग को जो है वो थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए इन जनरल, क्योंकि जैसे ही अगर ये वाला क्वेश्चन आता है इस पर कमेंट कीजिए, तो आपके दिमाग में वो बाबरी मस्जिद वाला इशू भी चलना चाहिए, है ना। तो क्योंकि आपसे एग्जामिनर बाबरी मस्जिद पूछना चाह रहा है, ना कि ये, वो तो लिखा है इसके बारे में, इसको हाईलाइट इसलिए किया जाता है कि आपका दिमाग अगर वहां पे जा रहा है कि नहीं जा रहा, उस चीज़ की एनालिसिस आपसे पूछी जाती है, यानी कि एग्जामिनर के द्वारा। तो ये होते हैं सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन लिंक करने वाले, कि आपकी कनेक्टिविटी, आपकी लिंक जो है वो उस डायरेक्शन पे जानी चाहिए। तो ये मैंने इस प्रकार से आपको एक जनरल आइडिया दिया, और ये इस लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, उतना डिटेल में नहीं आएगा इसके बारे में और कुछ। पंपा नदी, पंपा नदी कहाँ पर है, क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, ये केरला के अंदर है। केरला की तीसरी सबसे लंबी नदी, और केरला के अंदर पेरियार और हम लोग को देखने को मिलता है भरतपुझा से के बाद, यानी कि तीसरे नंबर पर ये पंपा नदी हम लोग को देखने को मिलती है। साबरीमाला मंदिर कहाँ पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टेम्पल है गाइस, और यहाँ पर अयप्पा भगवान की पूजा की जाती है, राइट। तो ये साबरीमाला मंदिर कहाँ पर है, तो केरला के अंदर है। और ये जो नदी है पंपा नदी, ये ऐसी मंदिर के बगल से होती हुई जाती है, यानी कि इसके बैंक्स में ये मंदिर है। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग गाइस कि दक्षिणा भागीरथी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि दक्षिण भागीरथी जो है या दक्षिणा भागीरथी जो है वो किस नदी को कहा जाता है, तो पंपा नदी आपको पता होना चाहिए। या फिर
रिवर बरीस, नदी बरीस, ये पंपा नदी को कहा जाता है। तो ये बस बेसिक फैक्ट्स हैं जो कि कभी कभी ऐसे डायरेक्ट प्रीलिम्स वगैरह में आ जाते हैं। पेपर 1 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 2। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स, नाम से ही समझ में आ रहा है हम लोग किस पर टारगेट करेंगे कि जो दवाइयां हैं, ड्रग्स जो हैं, उनकी मास मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर सकें। तो इंडिया के अंदर फार्मा सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर ये स्कीम है, जिसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। टारगेट है कि हमारी कंट्री के अंदर ही दवाइयां जो है वो भारी मात्रा में मैन्युफैक्चर हो। हालांकि तीसरे नंबर पर है इंडिया पूरे दुनिया भर में ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, बट फिर भी दवाइयों के मामले में हम लोग काफ़ी कुछ दवाइयों के जो बेसिक रॉ मटेरियल्स होते हैं जिससे दवाइयाँ बनती है, उसको हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं दूसरी कंट्री से, राइट। बेसिक इंग्रेडिएंट्स को दवाइयों के इंपोर्ट करवाया जाता है, राइट। फिर यहाँ पर दवाई वगैरह बनाई जाती है। हम कह रहे हैं कि हम इंडिया के अंदर ही पूरी चीज़ जो है वो क्रिएट करेंगे, बल्क मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर दवाइयों की हो सके, उसको लेकर ये स्कीम है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स। देखिए गाइस, 3 बल्क ड्रग पार्क्स बनाए जाएंगे, यानी कि 3 ऐसे एरियाज बनाए जाएंगे जहां पर मास मैन्युफैक्चरिंग होगी दवाइयों की। और इसमें केंद्र जो है वो ग्रांट इन एड प्रोवाइड कराएगी, यानी कि फाइनेंशियल सहायता प्रोवाइड कराएगी स्टेट्स को, राज्यों को। अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है तो उस मामले में 90%, और अगर दूसरे स्टेट्स हैं तो उस मामले में 70%। इसमें मैक्सिमम ग्रांट इन एड जो प्रोवाइड किया जाएगा एक सिंगल बल्क ड्रग पार्क के लिए, वो बताया जा रहा है कि मैक्सिमम 1000 करोड़ रुपए प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये चीज़ है जिसके बारे में एक जनरल जानकारी, एक आइडिया जो है वो आप लोग को होना चाहिए इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। अब बात हो रही है उन्नत भारत अभियान के बारे में। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। मेन मकसद क्या है, सिंपल सी चीज़ याद रखना, हमारी कंट्री के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो बड़े बड़े कॉलेजेस वगैरह जो हैं, उनको लिंक करना एटलीस्ट 5 गाँवों से। अब ये कॉलेजेस गाँव से लिंक होंगे तो क्या होगा, ये कॉलेजेस गाँव के एडवांसमेंट में मदद करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे कि गाँव जो है वो प्रोग्रेस करे। इकोनॉमिक और सोशल बेटरमेंट गांव में हम लोग को देखने को मिले, गांव की कम्युनिटीज़ को जो है वो इस पर्टिकुलर कॉलेज के नॉलेज बेस से जो है वो फ़ायदा मिल सके, राइट। तो गांव को फ़ायदा प्रोवाइड कराने के लिए ये उन्नत भारत अभियान, ये प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिलता है। अच्छा, विलेजेस से रिलेटेड मेंस में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रोग्राम को ज़रूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि अक्सर मेंस में आते हैं विलेजेस वाले क्वेश्चंस। तो आप लिखेंगे हमारे गाँव के बेटरमेंट के लिए देखिए हमारी ये वाली स्कीम भी है और वो काफ़ी अच्छी है। तो इससे क्या होता है कि मतलब आपके पास आंसर रेडी है, और रेडी आंसर आप लोग को रखना आज की डेट में ज़रूरी है, क्योंकि कल को आपको याद करने की, ढूंढने की जरूरत ना पड़े, सबके सब आपके रेडी रहे आपके पास पहले से, एग्जाम में जाने से पहले से। तो नोट्स बनाओ ये वाले। उन्नत भारत अभियान 2.0 ये एक अपग्रेडेड वर्जन है 1.0 का, और 2.0 जो है वो 2018 में लॉन्च किया गया था। ये स्कीम सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर एक्सटेंड की गई है, बट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को 2.0 से जो है वो के समय से, यानी कि जब 2.0 जब आया तब उस समय से कुछ क्राइटेरिया रखा गया था कि सिर्फ कुछ, अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर ये फलाना गिवन क्राइटेरिया जो है, जो गाइडलाइंस वगैरह सरकार प्रोवाइड कराती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो प्रोवाइड कराती है, तो उनकी गाइडलाइंस को अगर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फुलफिल करेंगे तो वो ही लिंक कर सकते हैं 5 विलेजेस से, एटलीस्ट 5 विलेजेस से, यानी कि 5 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कम से कम 5 तो होना ही चाहिए, राइट। तो ये वाली चीज़ है यहाँ पर। और अभी ये टॉपिक न्यूज़ में इसलिए क्योंकि ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो जो कि ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ट्राइफेड के बारे में हालांकि मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, बेसिक बता देता हूँ एक इन जनरल, कि जो ट्राइबल जो लोग होते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़, तो वो जंगलों के अंदर जो चीज़, उनके जो रॉ मटेरियल जो होते हैं ना, जो जैसे पेड़ वगैरह से उनकी कुछ मेडिसिनल पेड़ होते हैं, जड़ी बूटियाँ जो होती हैं, ठीक है, वो हो गए। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हो गए। तो वो जो कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं ट्राइबल पीपल, तो उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए ये ट्राइफेड बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। ट्राइफेड ने पार्टनरशिप करी है आईआईटी दिल्ली के साथ उन्नत भारत अभियान के लिए, यानी कि आईआईटी दिल्ली जो कनेक्टेड है उन्नत भारत अभियान के अंदर, तो उसके तहत ट्राइफेड ने आईआईटी दिल्ली के साथ पार्टनरशिप करी है इसी पर्पस के लिए कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ को जो है वो हेल्प मिल सके, राइट। तो ये चीज़ है। अब चर्चा हो रही है RIC, रशिया इंडिया चाइना के बारे में। ये क्या है गाइस, तो ये देखिए एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप हम लोग को देखने को मिलता है, जिसकी चर्चा जो हुई थी वो लेट 1990s के समय पर हुई थी। जो रशिया के एक पॉलिटिशियन थे जिसका नाम था येवगेनी प्रिमकोव, तो इनकी लीडरशिप के अंडर ये आइडिया जो है वो सामने लाया गया था कि यार इस प्रकार का एक ग्रुप होना चाहिए, रशिया इंडिया चाइना, जिसका काम क्या हो, जिसका काम ये हो कि जो पूरे जो इंटरनेशनल जो सिस्टम है जिस पर कंट्रोल जो हुआ करता था वो
अमेरिका का हुआ करता था, अमेरिका का दबदबा इंटरनेशनल सिस्टम पर हुआ करता था, यानी कि अमेरिका जो बोलता था उसके अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशंस जो है वो तैयार किए जाते थे, बनाए जाते थे। एक टाइम पर कहा जाता था कि यूनाइटेड नेशन अमेरिका के सामने डम एंड डेफ है, राइट। तो ये वाली चीज़ भी इस प्रकार की बोली जाती थी, राइट। तो क्योंकि पूरा दबदबा जो था वो पूरा वेस्टर्न पावर का हम लोग को देखने को मिलता था, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर सोचा गया कि जो रशियन पॉलिटिशियन के द्वारा कि रशिया, इंडिया, चाइना मिलकर जो है वो एक अलायंस बना दें और एक पैरेलल जो है वो बड़ा, यानी कि अमेरिका के पैरेलल जो है वो ये 3 कंट्रीज खड़े हो जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ उस समय की हम लोग को देखने को मिली थी, लेट 1990s की, जब ये आइडिया सामने आया था। और इस आइडिया को जो है वो रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया गया 2002 में। न्यूयॉर्क की एक हम लोग को न्यूयॉर्क के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली देखने को मिली थी, तो उस समय जो है ये चीज़ लागू कर दी। रशिया, इंडिया और चाइना जो है, इन्होंने तीनों ने मिलकर एक ग्रुप जो है वो क्रिएट कर दिया। अब देखो ग्रुप बनाया क्यों था, आपको क्लियर हो गया कि इस मेन टारगेट क्या था कि ये तीनों जो है वो मिलकर एक अलायंस क्रिएट करें और अमेरिका को काउंटर करें, यानी कि काउंटर बैलेंस पर्पस के लिए ये क्रिएट किया गया था। स्पेशल मीटिंग जो है RIC की वो 23 जून 2020 को हम लोग को देखने को मिली थी, जिस समय 75th ईयर जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 की विक्ट्री के जो है वो मनाए गए थे। रशिया, इंडिया, चाइना जो है, तो इसका जो इंटरेक्शन आज की डेट में हो रहा है कि एशियान के साथ जो है, यानी कि आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, तो आसियान के साथ जो है वो इंटरेक्शन कंडक्ट किया जाए। टारगेट किया जा रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन जो है वो आसियान के साथ हो। और दूसरी बात फोकस किया गया था कि कोरोना वायरस का जो मुद्दा है उसको कैसे हल किया जाए जल्द से जल्द, इसको लेकर। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिली थी, तो इसको लेकर RIC के बारे में एक जनरल जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, राइट। और इंडिया का कहना यह था कि हमें इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मल्टीलैटरलिज्म को हमें सपोर्ट करना चाहिए कि सभी मिलकर जो है वो सभी कंट्रीज जो है वो काम करें, और स्पेशली टारगेट किया जाए कोरोना वायरस के ऊपर कि कोरोना वायरस को हम लोग को ख़त्म करना है। और ड्यूरेबल वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मिलकर काम करना। आज की परिस्थिति को देखते हुए, अगर आज की परिस्थिति को ठीक करना है तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि सबको मिलकर वैक्सीन बनानी पड़ेगी। तो इस चीज़ को लेकर इंडिया ने जो है वो बात करी थी। अब बताया जा रहा है कि अभी तक टोटल 106 मोबाइल एप्लीकेशन चाइना की ब्लॉक कर दी गई है। तो इसके बारे में पहले भी हम लोग ने पढ़ा था। अभी रिसेंटली यूनियन IT मिनिस्ट्री के द्वारा 47 नई चाइनीज़ एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया गया है। अब रीज़न क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि वो एप्लीकेशन जो है वो डेटा थेफ्ट कर रही थी। तो डेटा सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, हमारी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बेसिकली चाइनीज़ एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब गाइस पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ गए हैं। बात यहाँ पर हो रही है स्पाई एंड स्टॉकवेयर एप्लीकेशंस के बारे में। कुछ ऐसी एप्लीकेशंस जो कि सामने वाले व्यक्ति के जो डिवाइस है, चाहे वो मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, तो उससे डेटा जो है वो चुरा लेती है, और ना ही सिर्फ डेटा, उसकी लोकेशन तक ट्रैक करती है। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में और, बट कुछ बेसिक चीज़ें जो कि प्रीलिम्स में आ सकती हैं, जैसे कि पहली बात तो याद रखना कि ये बिल्कुल वायरस की तरह ही, जैसे वायरस डिवाइस में घुस जाता है और डिवाइस की चीज़ें जो है वो चुराने लगता है, या फिर उसका जो मास्टर होता है जिसने वायरस छोड़ा होता है, राइट, तो उस तक जो है वो डिवाइस की डेटा, हर एक चीज़ जो है वो प्रोवाइड कराता है वो वायरस, राइट। तो पहली चीज़ ये, तो ये वायरस की तरह ही होता है और ये डिवाइस को इन्फेक्ट कर देता है, और अगर डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड रहे तभी ये सब चीज़ें पॉसिबिलिटी हो पाती है, राइट। बट देखिए वायरस और दूसरे जो मालवेयर वगैरह जो होते हैं, ये ईजिली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से डिटेक्ट हो जाते हैं, यानी कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इनको डिटेक्ट कर लेता है। अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है तो आपका कंप्यूटर के अंदर कोई भी वायरस आता है या मोबाइल में कोई भी वायरस आता है तो वो डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। बट स्पाई और स्टॉकवेयर एप्स ऐसी होती हैं कि ये बच जाती हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को कि इसमें देखने को मिलती है इन जनरल। और ये इंस्टॉल कैसे हो जाते हैं, तो दूर बैठे बैठे इंस्टॉल हो जाते हैं। क्योंकि वायरस कैसे आता है, वायरस अगर कंप्यूटर में आता है तो या तो किसी ने पेन ड्राइव लगा दी तो भी आ जाता है, या फिर अगर इंटरनेट से भी कनेक्टेड हो तो भी आ जाता है। जैसे आप देखते हो कि कोई एक लिंक आई, आपने लिंक खोली, वायरस एंटर हो गया। ऐसे वायरसेस खतरनाक हो रहे हैं आजकल। आपने लिंक खोली, आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन चुपके से डाउनलोड हो गई, बैकग्राउंड में चली गई, वो दिख भी नहीं रही, आपको पता भी नहीं है सामने मोबाइल में एप्लीकेशन है कि नहीं है। क्योंकि हम तो सामने जो मोबाइल की स्क्रीन पर जो देखते हैं, जो दिखता है हम लोग को वही पता लगता नहीं वो सब एप्लीकेशन है। बट कुछ कुछ वायरस ऐसे आ गए जो कि बैकग्राउंड में एप्लीकेशन जो है वो चली जाती है, हाइड हो जाती है, जो आपको दिखती नहीं है, राइट। और जो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स होते हैं वही फिर उसका पता लगा पाते हैं कि यार वो एप्लीकेशन है। तो ऐसी चीज़ें हैं, और ये इतनी खतरनाक होती है कि आपका डेटा चुरा लेती है। स्पाईवेयर एप्लीकेशन क्या होती है, स्पाई, जासूसी करना, निगरानी रखना। ये क्या करती है, आपने पासवर्ड डाला, उसने निकाल लिया, उसको पता लग गया आपने क्या पासवर्ड डाला है, बस हो गया काम, राइट। बैंक अकाउंट वगैरह की डिटेल्स पूरी निकाल लेते हैं ये, यूज़र नेम, अकाउंट वगैरह हैक कर लिया जाता है, निगरानी रखी जाती है। आप अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हो, सामने वाला व्यक्ति आपको देख रहा है, आपके फ़ोन का कैमरा उसके लिए ऑन है,
आपको नहीं पता लगेगा कि आपका कैमरा ऑन है, उसको आपके कैमरे से पूरी चीज़ दिखाई दे रही है। ऐसी चीज़ें हैं खतरनाक टाइप की, राइट, जो कि लोगों की प्रिवेसी के ऊपर भी खतरा है, और डेटा तो पूरा गया उनका सामने वाले का, तो बहुत बड़ा खतरा ही है। स्पाईवेयर ऐप, तो आपको समझ में आ गया स्पाईवेयर क्या होता है। अब स्टॉकवेयर, स्टॉकिंग आपने सुना होगा ना, कि स्टॉकिंग करते हैं स्टॉकर्स वगैरह जो होते हैं, स्टॉकिंग करते हैं, पीछा करना, वैसे ही तो ये वही वाली चीज़ होती है। ये आप जहां पर भी जा रहे हो तो आपकी स्टॉकिंग करता है, आपकी लोकेशन इसको पता लगती है, बट साथ ही साथ पूरा डेटा भी पता लगता है। तो स्टॉकवेयर में ना ही सिर्फ स्टॉकिंग होती है, लोकेशन पता लगती है, बल्कि पूरा डेटा भी पता लगता है। इंस्टॉल के बारे में मैंने आपको बताया, दूर से इंस्टॉल हो जाती है, और यदि अगर कोई व्यक्ति आपकी डिवाइस में ये इंस्टॉल कर देगा तो भी इंस्टॉल हो जाएगी चुपके से। कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती है जो सामने वाले व्यक्ति के मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि कल को आप आईपीएस ऑफिसर बनेंगे तो आपको कोई बड़ा मिशन मिलेगा, राइट, जो काफ़ी मिशन होते हैं सीक्रेट मिशन वगैरह, तो उसमें आप लोग को भी सिखाया जाता है ये सब एप्लीकेशन जाने से पहले मिशन में, कि आपके पास ये एप्लीकेशन होगी, या फिर एक ऐसा मतलब जो मेमोरी कार्ड होगा या कोई चिप होगी, आप मोबाइल के चार्जर पे लगाओगे, और चार्जर पे ही लगाओगे और उससे ही चली जाएगी। ईयरफोन लगा दो, चार्जर लगा दो, ऐसे भी होते हैं कुछ कि उससे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। या फिर कुछ ऐसे सामने वाले का ब्लूटूथ आपने चुपके से ऑन कर दिया और उससे आपने उसके मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाल दी। बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी को भी प्रोवाइड की जाती है, राइट, जो कि आपको आगे चल के प्रोवाइड की जाएगी, तो इसका मोटिवेशन रखिएगा अपने अंदर। अब देखो अभी क्या हुआ है, लॉकडाउन के चलते लोग बाग अपने घर में हैं, राइट, काफ़ी सारी जगह पर आज अभी भी लॉकडाउन है, और पहले तो था ही काफ़ी लंबे समय का। तो उस बीच लोगों ने कुछ नहीं, फालतू बैठे हुए थे, मोबाइल और लैपटॉप्स वगैरह का इस्तेमाल किया दबाकर। आप लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग तो पढ़ाई के पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, मुझे पता है, बट बाकी लोग की बात कर रहा हूँ जो सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं कर रहे है ना। तो सभी ने दबा के उपयोग किया मोबाइल फ़ोन का, राइट। और उस बीच क्या हुआ, ऐसे स्पाईवेयर स्टॉकवेयर एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आ गए हैं, इन्फेक्ट कर दिया है लोगों के सेलफोन्स को। तो इसको लेकर बताया गया है 51% जो है वो स्पाईवेयर स्टॉकवेयर का उपयोग जो है वो लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग को देखने को मिला है। तो ये थी न्यूज़, बट आपको स्पाईवेयर स्टॉकवेयर के बारे में एक जनरल जानकारी होनी चाहिए थी। अब बात हो रही है पैगंबर आजम के बारे में, और देखिएगा इसको ग्रेट प्रॉफिट 14 के नाम से जाना जाता है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्वेश्चन आएगा कि ग्रेट प्रॉफिट 14 मिलिट्री एक्सरसाइज, पैगंबर आजम 14 एक्सरसाइज, ये कहाँ की है। तो याद रखिएगा हर साल ये एक्सरसाइज कंडक्ट करता है ईरान। ये ईरान की मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में ईरान क्या करता है, दिखाता है कि उसके पास कितने वेपन्स है, कितने शक्तिशाली वेपन ईरान के पास है। ये चीज़ दिखाई जाती है ईरान के द्वारा। तो ये अपने एयर और नेवल पावर जो है वो पूरे दुनिया भर को दिखाता है कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। तो ये एक प्रकार की डिटरेंस पॉलिसी होती है। मैंने आपको पहले भी पढ़ा है क्या होती है डिटरेंस पॉलिसी, DETERENCE, डिटरेंस पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत सामने वाले जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं उनको डराया जाता है कि हमसे पंगा मत लेना। तो ये दिखावा होता है एक प्रकार की कि भाई हमसे पंगा लोगे तो दिक्कत होगी। और ये अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर हुई थी, तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज़ में था। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज देख लो आप, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बगल में हमारी इंडिया है, ये ईरान है, और यहाँ पर आप देखो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, गल्फ ऑफ ओमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है गल्फ ऑफ ओमान जो है वो कहाँ पर है, तो याद रखिए वाली जगह ओमान के ऊपर। और ये पर्शियन गल्फ ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये कतर है, और ये कुछ कंट्रीज वगैरह आप देख सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। अब इस न्यूज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने, एक बार समझ में आ गए तो क्लियर हो जाएंगे। यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ग्रीन एजी प्रोजेक्ट मिजोरम के अंदर। किस पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर से एमिशन को रिड्यूस करने के लिए और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे उस पर्पस के लिए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यानी कि हम लोग जो है वो फॉरेस्ट वगैरह को ना काटें, फॉरेस्ट को काट कर एग्रीकल्चरल लैंड में ना उसको जो है वो बनाएं। और गलत तरीके से एग्रीकल्चर का उपयोग करने से आपको पता होगा कि ज़मीन जो होती है बंजर हो जाती है, अगर प्रॉपर तरीके से एग्रीकल्चर जो है वो नहीं हो रहा है तो। यानी कि अगर गलत हम लोग फर्टिलाइजर्स वगैरह, एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स वगैरह ऐड कर रहे हैं या कम मात्रा में भी अगर ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि लैंड जो होती है, ज़मीन जो होती है वो खराब होने लगती है। तो हम लोग को ऐसा करना है कि ज़मीन खराब ना हो, ज़्यादा हम लोग फॉरेस्ट ना काटें, ज़्यादा फॉरेस्ट को एग्रीकल्चरल लैंड में ना बनाएं, राइट। तो सस्टेनेबल तरीके से हम लोग को एग्रीकल्चर करना है। दूसरा और मेन चीज़ जो कंसेप्ट समझने वाली है वो ये है कि रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर। आप बोलोगे सर एग्रीकल्चर से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन समझ में नहीं आ रहा है, हमें तो लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन तो गाड़ियाँ जब धुआं निकालती हैं या फैक्ट्री से धुआं निकलता है तब कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है। अब आप ये वाला कंसेप्ट भी समझो, आप में से शायद काफ़ी सारों को पता भी होगा, काफ़ी को नहीं पता होगा। बेसिक कंसेप्ट तो एक पता है कि पेड़ जो होता है वो क्या करता है, CO2 इनहेल करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। पेड़ जब CO2 इनहेल करता है तो CO2 क्या है, पेड़ के लिए खाना है, ठीक है। इस चीज़ को ऐसे समझो, पेड़ के लिए खाना है। पेड़ अपनी हर एक बॉडी पार्ट्स पर वो खाना भेजेगा, तो रूट्स पर भी भेजता है, और रूट से ये जो कार्बन है ये सॉइल पे चला जाता है। अब क्या होता है, ये सॉइल से कार्बन जो है वो वापस रिलीज होता है। अभी क्या हो रहा है, ये पूरी साइकिल जो है वो एक बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड
लेने की, ऑक्सीजन छोड़ने की, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फिर सॉइल से वापस हवा में जा रहा है, एनवायरमेंट में, फिर हमारी जो प्लांट है वो ले रही है। अभी ये साइकिल तो अच्छी चल रही थी, काफ़ी सालों तक अच्छी चल रही थी। पिछले कुछ 200-300 सालों में हमने देखा इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, फैक्ट्रीज आई, गाड़ियाँ आई, हालत खराब हो गई। कैसे हालत खराब हुई? एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का प्रेशर हमारी मदर नेचर को झेलना पड़ गया। अब जब मदर नेचर एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का प्रेशर झेल रही है तो वो कहाँ से रिसाइकिल करेगी? फिर से बैलेंस नहीं हो पाएगी ना एक्टिविटी। तो अभी क्या किया जा रहा है कि हम लोग कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो रिलीज करें। जैसे कि उसके लिए हम लोग ने अलग अलग कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन हम लोग को देखने को मिले, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होते हैं, राइट। कम होने के लिए हमने टारगेट किया हुआ है, फैक्ट्रीज वगैरह पर बहुत सारी कैपिंग्स लगाई है। अभी भारत स्टेज हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसके रूल्स रेगुलेशंस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। भारत स्टेज 4 जो है वो हमने अप्लाई कर दिया, 5 को स्किप करके हम 6 में जा रहे हैं, है ना। पता है ना ये वाली बात है आपको। तो ये क्या हम लोग किस पर टारगेट कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करना। बट वैसे ही एग्रीकल्चर में भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं? जुताई करके, राइट। ये चीज साइंटिस्ट रिसर्चर ने बताई है। ये मैं जुताई की बात इसलिए कर रहा हूं, टिलिंग आपको पता होगा ना, टिलेज, ये जो ट्रैक्टर वगैरह से इस प्रकार की हम लोग टिलेज करते हैं, जुताई वगैरह करते हैं खेत की, पता है ना। खेत को ऐसे, खेत जो रहते हैं उसको जो है वो ट्रैक्टर में आपने देखा होगा कुछ टूल्स लगे रहते हैं आगे, जो इस प्रकार से ज़मीन को जो है वो चीरते हैं इस टाइप से, राइट। तो ये बेसिकली प्लांटेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। बट साइंटिस्ट रिसर्चर ने क्या बोला है कि ज़मीन का एक जो एरिया होता है, जिस जगह पर ज़्यादातर जुताई होती है, तो उस एरिया पर सबसे ज़्यादा सॉइल कार्बन होता है। और जैसे ही हम लोग जुताई करते हैं क्या होता है? सॉइल कार्बन निकल जाते हैं। तो कहा गया कि इस प्रकार की प्रैक्टिस की जाए जिससे कि हम लोग ये सॉइल कार्बन का जो है वो उपयोग कर सके। क्योंकि आपको पता होगा इस प्लांट को क्या चाहिए, मैंने बात करी थी, कार्बन चाहिए। अब कार्बन दोबारा अगर प्लांट सॉइल से ही ले लेगा तो प्लांट को फायदा होगा, राइट। और बाकी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस करने पर टारगेट कर ही रहे हैं। तो ऐसी कुछ प्रैक्टिस, दूसरे और भी तरीके होते हैं सस्टेनेबल तरीके से अगर हम लोग इस चीज़ का उपयोग करें तो, कि जो ये सॉइल का जो कार्बन है वो रिलीज ना हो। तो उसके लिए साइंटिस्ट रिसर्चर्स ने बताया कि कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिसको अगर लगा दिया जाए तो वो सॉइल का कार्बन जो है वो सक कर लेते हैं। इस प्रकार की चीज़ें, जिससे कि चीज़ें जो है वो बैलेंस हो सके अच्छी तरीके से। और भी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि ये एक पायरोलिसिस की एक प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलती है, जिससे कि बायोचार या फिर बायो एनर्जी जो है वो जनरेट कर दी जाती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी कि काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज आज की डेट में है जिसका उपयोग करके हम लोग एग्रीकल्चरल एमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्या है? ग्रीन एजी प्रोजेक्ट वो इसी पर काम करता है कि एग्रीकल्चर को हम लोग सस्टेनेबल तरीके से प्रैक्टिस करें और इस प्रकार का एमिशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ना हो। क्लियर है यहाँ तक बातें? ये प्रोजेक्ट मिजोरम और 5 राज्य वहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड और ये मिजोरम। ये 5 राज्यों पर ये प्रोजेक्ट जो है वो इंप्लीमेंट किया जा रहा है। मिजोरम में अभी ये लॉन्च हुआ है, इसलिए टॉपिक जो था वो न्यूज़ में हम लोग को देखने को मिला था। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा इसको फंड किया गया है, पर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, ये एक नेशनल एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है इसकी। दूसरे इंप्लीमेंटिंग बॉडी है FAO, यूनाइटेड नेशन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये इंप्लीमेंट कर रही है इस प्रोजेक्ट को। ये प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है कि बायोडाइवर्सिटी बरकरार रहे। बायोडाइवर्सिटी यानी कि हम लोग फॉरेस्ट वगैरह को ना काटें। फॉरेस्ट को नहीं काटेंगे तो हमारी स्पीसीज वगैरह जो है वो प्रोटेक्टेड रहेंगी, चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो एनिमल की हो, है ना। क्योंकि एनिमल्स भी जंगल में रहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को हम लोग को प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, राइट। यानी कि इस प्रकार के फॉरेस्ट वगैरह और एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस जो है वो हम लोग को सस्टेनेबल तरीके से करना है, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट करना है। और क्लाइमेट चेंज, वही पूरा कार्बन डाइऑक्साइड का जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था। क्योंकि क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होने के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, और इसी को तो हम लोग क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। बातें समझ रहे हो पूरी की पूरी? तो ये चीज़ है, ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट है ये, बताया जा रहा है कि सभी स्टेट्स में इसको जो है वो मतलब वो है, प्रिडिक्शन है कि सभी स्टेट्स में 2026 तक जो है वो ये लागू किया जाएगा। बट अभी जो है वो कुछ 5 स्टेट पर ही ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में हमने चर्चा करी। इसका मेन मकसद ये है कि 35 विलेजेस को कवर करना है, 2 प्रोटेक्टेड एरियाज, दम्पा टाइगर रिजर्व और थोरंग ट्लांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है गाइस, ये टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? अक्सर ऐसे क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में आते हैं, तो फटाक से इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। नहीं बताए तो सर्च करके लिखकर बताइए। टारगेट क्या है गाइस? तो ये है कि मल्टीपल ग्लोबल एनवायरमेंट बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड कराना, उसको अचीव करना बेसिकली। तो और इस एरिया पर जो है वो कंजर्वेटिव प्रैक्टिस जो है और सस्टेनेबल प्रैक्टिस जो है वो एग्रीकल्चर की तैयार करना। साथ ही साथ 1,04,070 हेक्टेयर का जो फार्म का जो एरिया है
उस एरिया पर सस्टेनेबल लैंड और वाटर मैनेजमेंट हम लोग को करना है, राइट। ये दूसरा इसका टारगेट ये है कि 49 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट का रिडक्शन जो है वो हम लोग को करना है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के थ्रू और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के थ्रू, जो चीज़ मैंने अभी आपको समझाई थी किस प्रकार से। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि कार्बन क्या सॉइल में होता है, हाँ होता है, तो आपको अगर मेंस में भी ऐसी कुछ चीज़ें आ जाए तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन आपके लिए रेडी है कि सॉइल के थोड़े एरिया तक, जिस एरिया पर ज़्यादातर जुताई हम लोग को देखने को मिलती है, टिलेज हम लोग को देखने को मिलता है, उस एरिया पर ज़्यादा कार्बन होता है, और उसको अगर निकाल दिया जाए तो आपके दिमाग में ये फोटो जो है वो आपको याद आनी चाहिए जो मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, ठीक है। ये आप लोग के लिए बनाई नहीं, मतलब आप लोग के लिए रखी हुई है, राइट। तो ये था। अब यहाँ पर बात हो रही है ग्लोबल टाइगर डे के बारे में। 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। 2010 में रशिया के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट के दौरान ये लागू किया गया था, क्रिएट किया गया था ग्लोबल टाइगर डे। इस ओकेशन पर अभी रिसेंटली यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने जो 2018 का जो इंडिया टाइगर सर्वे था उसको अपडेट, उसकी यानी कि अपडेटेड वर्जन है, अपडेटेड रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ करी है। हाईलाइट की बात करें, टाइगर की पॉपुलेशन उतनी की उतनी है पिछले साल के मुकाबले जितनी थी, 2967। इंडिया के पास पूरे दुनिया भर में जितने टाइगर्स हैं उसका 70% टाइगर इंडिया के पास है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं 526, फिर कर्नाटका 524, फिर उत्तराखंड 442। हालांकि फिगर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, यू शुड नो कि मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड, राइट। छत्तीसगढ़ और मिजोरम, यहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिला था, और जो रिमेनिंग स्टेट्स हैं, रेस्ट ऑफ द स्टेट्स, वहाँ पर पॉजिटिव इंक्रीज टाइगर की पॉपुलेशन में हम लोग को देखने को मिला था। पेंच टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की, तो ये तमिलनाडु के अंदर है, याद रखिएगा। यहाँ पर 2014 से अभी तक काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिला है। एंड गाइज यही थे सिर्फ पूरे ओवरऑल टॉपिक्स जितने मैंने आपको पढ़ाए हैं, और ये होमवर्क है। बट जाने से पहले मैं आप लोग को बता दूं गाइज कि आप चाहें तो गाइज मिनिमम 100 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से ये वाली PDF जो है वो परचेज कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपीज़ इसलिए लिखा है कि आप में से काफ़ी सारे बच्चे जो गाँव क्षेत्र वगैरह से बिलोंग करते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हाई प्राइस, तो वो भी अफोर्ड कर सकें। और इसके अलावा आप अब मेरी मेहनत को देखकर जो भी आपका कंट्रीब्यूशन देना चाहें आप दे सकते हैं। और आप अगर जानते हैं, मुझे काफ़ी समय से फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता है कि अभी अभी मेरी जॉब चली गई। और हालांकि मैं आपसे बोलना चाहूँगा गाइस कि अब देखिए जो भी इशू हुआ है उसके बारे में जो है वो मुझे पता है कि काफ़ी सारे बच्चे जानना भी चाहते हैं। देखो मैंने एक्चुअली मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था इस प्रकार की चीज़ें, बट क्या होता है कि मैं बोलूँगा ज़रूर ये वाली चीज़ कि कभी भी अगर आपको ऊपर उठना है तो सामने वाले को गिराने की ज़रूरत नहीं, वो भी झूठ बोल के, राइट। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ मैंने सुनी है, अब मैं क्या बताऊँ, मतलब मेरे पास मेरे ही कुछ स्टूडेंट ने भेज दी थी, तो जिसमें जो है वो कहा गया था कि न्यूज़ वगैरह पूरी नहीं होती हैं। तो मामला तो न्यूज़ का था ही नहीं, अब क्या बोला जाए। चलो ठीक है, एनीवेज वो सब चीज़ें हैं, वो तो आप देखो, आप फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स हो यार, आने वाले समय के आप IAS IPS ऑफिसर हो, तो आप जानते हो कि क्या सही है क्या गलत है, राइट। और मेरी पूरी चीज़ आपको 100% A to Z पता है, जो मैं आपको बताता रहता हूँ। और जो मुद्दा जो हुआ था उसके बारे में मैं बात करना चाहता ही नहीं हूँ यार, मैं लिटरली बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने कभी नहीं चाहता कि मैं कहीं से हट जाऊँ। और मैं जितना क्लोज था उस प्लेटफॉर्म के, और वो प्लेटफॉर्म देखिए, वो प्लेटफॉर्म हमेशा मेरे लिए जो है वो टॉप पर ही रहेगा, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म ने दिया है मुझे जो कुछ भी दिया। मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ उस प्लेटफॉर्म की वजह से हूँ। मैं रिस्पेक्ट उस प्लेटफॉर्म की करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। बट चीज़ें क्या ही, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कुछ सही नहीं बैठी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बोली गई थी। बट हाँ यार, मेरे काम पर जो क्वेश्चन उठाया गया वो मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। कभी उम्मीद नहीं थी कि जो है वो आप अपने आप को बढ़ाने के लिए जो है वो मुझे गिरा दोगे, मतलब बच्चों के सामने, स्टूडेंट के सामने। तो पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो मैंने आप लोग से हमेशा बोल के रखा हुआ है कि आप इन सब चीज़ों के चक्कर में कभी मत पड़ो, अपनी तैयारी करो, तैयारी पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। ये सब चीज़ें तो आती जाती रहेंगी, कोई सेंस नहीं है। मेन है आपकी तैयारी, उस पर आपको टारगेट करना है बस, और कुछ नहीं, राइट। और बट रही बात न्यूज़ वगैरह, मैं स्किप करता हूँ या न्यूज़ छोड़ देता हूँ, तो आप भी जानते हैं इसकी न्यूज़, हाँ एक आधी न्यूज़ जो होती है, 2 न्यूज़ होती है, वो मैं डिले करता हूँ, आपको 1-2 दिन के अंदर अंदर मिल जाती है। अब यकीन ना मानो, क्रॉस चेक कर लेना, राइट, अगर आप मुझे इतने समय से देख रहे हो तो। दूसरी बात जो कही गई कि न्यूज़ स्किप होती है, तो न्यूज़ का तो बात थी नहीं। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, न्यूज़ की तो थी नहीं। और वो अगर सुन रहे होंगे ये वाली मेरी क्लिप, तो उनको भी पता है कि न्यूज़ की बात थी नहीं यार। और मुझे बल्कि खुद ही बोला जाता था कि यार बढ़िया काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है। कुछ चीज़ थी जिसको लेकर मैंने मना किया, फिर बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट की चीज़ें कुछ दिखाई गई कि नहीं ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। बट हालांकि वो प्रूफ मुझे मिल गए सबके सब, जो चीज़ें थी
और मैंने सब ले लिया है, बट अब उससे का कोई सेंस नहीं बनता ना यार, अब चीज़ें इतनी ख़राब हो गई कि अब अच्छा नहीं लग रहा। मैं मुझे किसी को ना कुछ बताना है ना कुछ है, आप लोग अपनी तैयारी करो, राइट। और अगर सामने से बताई जाएंगी ये सब चीज़ें और अगर गलत बताई जाएंगी तो फिर मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। और ये चीज़ गलत थी और मुझे बहुत बुरा लगा कि यार अगर आप बड़े हो, मुझे पता है यार कि आपका कंपटीशन है ही नहीं मेरे सामने कुछ, राइट। क्योंकि मैं, आप इतने बड़े हो कि मैं आपसे compete तो करने की सोच भी नहीं सकता और ना मैं कभी करूँगा अपनी लाइफ में यार। क्यों compete करूँगा मैंने सब कुछ सीखा ही आपसे है, तो मैं क्यों compete करूँगा यार। बड़ा पर बहुत पता है मैं अपसेट हूँ। मैं आपका, आप चाहो तो गाइज आप लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट और बस ये मैं आपको यही बता रहा था कि इसकी PDF जो है वो 100 रुपीज़ पर मंथ की है। इसको अगर आप चाहें तो परचेस कर लीजिएगा, इससे मुझे थोड़ा सपोर्ट मोटिवेशन मिल जाएगा, राइट। बाकी आप इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो यार, मैं आपको इसमें रेगुलरली जो है वो लेक्चर्स प्रोवाइड कराता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर करिए चैनल को, और लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि यूट्यूब जो है वो दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करता रहता है, इसलिए मेरे फेसबुक पर आप फॉलो कर लीजिएगा, राइट। और झूठ बोल के यार मतलब नहीं करना चाहिए यार ऐसी चीज़ें यार। मुझे बहुत दुख हुआ यार इस बात का। मुझे खुद को बोला जाता था कि यार बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हो, अच्छा काम चल रहा है, और बात यार न्यूज़ कम होने की तो थी ही नहीं। न्यूज़ कम की तो कोई बात ही नहीं थी, पर कैसे न्यूज़ कम का बोल दिया, मुझे तो बड़ा बुरा लगा यार। ये बोल देते कि यार था कॉन्ट्रैक्ट के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो मैं बोल रहा हूँ यार, और वही चीज़ है, वो भी जानते हैं अच्छे से। चलो एनीवेज, अब आई डोंट वांट टू डिस्कस एनी मोर। बट देखिए, मैं उस प्लेटफॉर्म को तो ना कभी भूलूंगा, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म की वजह से मैं हूँ जो हूँ, और मैं उस प्लेटफॉर्म को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। और हमेशा करता रहूँगा, मेरी तरफ से कोई गलत नहीं था, और ना था, ना है, और ना कभी होगा यार। मुझे सिर्फ इतना था यार, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं बैठी, कुछ ऐसी बातें हो गई थी कि फिर अलग हटना ही ठीक रहा, फिर कुछ नहीं करता मैं। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट वाली भी बात आ जाती है ना, जो चीज़ अपन ने करी नहीं उस पर क्यों सुना। चलो एनीवेज, अब उस पर ज़्यादा कोई चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को भी आप अपनी पढ़ाई करो, उस पर फोकस करो। एंड ये होमवर्क से गाइज, इसको वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हिस्ट्री में आता है ये मेंस में। और इसके अलावा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी और GST, इसके बारे में बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 4 टॉपिक्स पढ़िए, इनसे रिलेटेड आप हैंड रिटन नोट्स बनाइए, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। एंड गाइस कंटिन्यू रहेंगे, और बहुत ही जल्दी बहुत सारी चीज़ें अपन शुरू करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। और देखिए अभी सब कुछ मुझे मैनेज करना है, राइट। अगर जैसे कि आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन से अगर थोड़ा बहुत मेरा चल जाता है, बेसिक सर्वाइवल, बेसिक खर्चा, तो मैं ठीक है, और भी नए नए इनिशिएटिव लाता रहूँगा। बट मुझे 2-1 महीने तो लगेगा इसकी पूरा स्टेबल होने में, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें गड़बड़े हुई हैं और एकदम से उस तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। चलो एनीवेज, अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस, टाटा।